पर काम कर। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। वन्य जीवों के हमलों से हो रही मानव क्षति, सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में उठाया मुद्दा, निःशुल्क उपचार की नीति बनाए जाने की मांग। कृषि और उद्यान विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की अध्यक्षता, विभागीय कैलेंडर के अनुरूप कार्य करने के दिए निर्देश। टिहरी में स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिला सुधार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया आयुर्वेदिक उपचार। समान नागरिक संहिता पर कार्यशाला आयोजित, नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने किया उद्घाटन, कानून के महत्व और प्रावधानों की दी जानकारी। रुड़की में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी, व्यस्त मार्गों से हटाया गया अवैध कब्जा, कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। राज्यसभा में सांसद महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में वन्य जीवों के अत्यधिक हमलों से हो रही मानव क्षति की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस दौरान केंद्र सरकार से वन्य जीवों से लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने और वन्य जीवों के हमले से मृत लोगों के परिजनों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्रीय सहायता का प्रावधान किए जाने और घायलों के संपूर्ण उपचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपचार की नीति बनाए जाने की मांग की। आइए अब आपको सुनाते हैं राज्यसभा में क्या कुछ कहा सांसद महेंद्र भट्ट ने। महेंद्र भट्ट जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का अवसर मुझे प्रदान किया। उत्तराखंड में वन्य जीवों द्वारा अत्यधिक मानव क्षति के संदर्भ में मेरा विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड में वन्य जीवों, विशेषकर गुलदार, बाघ, भालू के अत्यधिक हमलों से हो रही मानव क्षति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, इस वर्ष उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष वन्य जीवों में विशेषकर गुलदार, बाघ तथा भालू के हमलों से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कल ही पौड़ी के नागदेव रेंज के गजान गांव में एक व्यक्ति को गुलदार ने मार दिया। नौखड़ा ब्लॉक के श्रीकोट गांव में 12 सितंबर को 4 साल की मासूम रिया को गुलदार ने घर से उठाकर मारा। पौड़ी के ही पोखड़ा ब्लॉक में 13 नवंबर को 62 वर्षीय रानी देवी को गुलदार ने मारा। खिरसू ब्लॉक में 20 नवंबर को कोटी गांव की गिन्नी देवी को गुलदार ने मारा। उत्तरकाशी के ओंगी गांव में 27 अक्टूबर भालू के हमले से विनीता राणा की मृत्यु हुई। भटवारी ब्लॉक के हिनी गांव में अंबिका देवी 7 नवंबर को भालू के द्वारा उसको मारा गया। चमोली के नंदानगर की 60 वर्षीय बसंत देवी को भालू ने हमले से मारा है। महोदय, 150 से ज्यादा लोग इनके हमले से गंभीर घायल हुए हैं। उत्तराखंड राज्य के निर्माण से लेकर आज तक इन हमलों की संख्या 1264 से अधिक हो चुकी है, जिनमें मृत्यु हुई है तथा 6519 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस प्रकार की घटनाओं से संपूर्ण उत्तराखंड के क्षेत्र में अत्यधिक भय का माहौल बना हुआ है। महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है, वन्य जीवों से लोगों की सुरक्षा हेतु विशेष कार्य योजना तैयार होनी चाहिए। वन्य जीवों के हमले से मृत लोगों के परिजनों को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्रीय सहायता का प्रावधान होना चाहिए तथा घायलों के संपूर्ण उपचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपचार की नीति बनाई जानी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय महोदय जो मैं आपके सम्मुख रखा है। धन्यवाद। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को विभागीय कैलेंडर के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इंटीग्रेटेड पैक हाउस प्रदेश के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप तैयार करेगा, जिससे राज्य में उत्पादित फल सब्जियों के निर्यात के लिए नए रास्ते खुलेंगे और निर्यात बढ़ने से किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा। मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा कि पैक हाउस बनने से फसल के खराब होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। पैक हाउस के माध्यम से फसल की वैज्ञानिक ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, वॉशिंग और पैकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। इसके साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट के उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने
चौबटिया स्थित रिसर्च सेंटर को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। कृषि एवं उद्यान विभाग में मानव संसाधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मंत्री जोशी ने उद्यान विभाग में 415 मालियों की भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती के लिए प्रयाग पोर्टल खोल दिया गया है, जिसमें आवेदक आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के हाथीबटकला स्थित शक्ति कॉलोनी में 303.46 लाख की लागत से स्वीकृत सीवरेज योजना का विधिवत शिलान्यास किया। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के 1300 से अधिक परिवारों को सीवरेज समस्या से राहत मिलेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से लंबी समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं, ताकि स्थानीय निवासियों को सुविधाओं का लाभ जल्द मिल सके। मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धामी सरकार ने यूसीसी सख्त नकल कानून और धर्मांतरण कानून जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा आने पर मुख्यमंत्री और मंत्रीगण स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हैं, जो सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने क्षेत्रवासियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सरकार जन सुविधाओं को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। शक्ति कॉलोनी हाथीबटकला सीवरेज योजना के शिलान्यास कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आपने एक बार नहीं, चार बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाया, मुझे सेवा करने का मौका दिया। आपके ही आशीर्वाद से आज मैं मंत्री पद पर विराजमान हूं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। विश्वास, आपका हमारा भाईचारा और आपके हमारे संबंध ये बरकरार रहने चाहिए। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने यहीं पर कहा था जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था, मैंने कहा था कि अगर आपने मुझे विधायक बनाया तो मैं विधायक बनकर नहीं, आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। भाइयों बहनों, मैं इस भावना से काम करता हूं। और सबसे बड़ी बात, नकल कानून। पहले क्या होता था, जो ब्रिलियंट बच्चे होते थे, होशियार बच्चे होते थे, वो रह जाते थे, नकल की पास हो जाती थी और सख्त नकल कानून बनाया। और दूसरा, जैसा कि अभी एक्शन साहब ने कहा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने घर का सीवर का पाइप जो है लाके बाहर छोड़ दीजिएगा, उसको जोड़ने की जिम्मेदारी इनकी है। और जिस दिन लाइन थ्रो होगी, इसको आप कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो स्वच्छ इंधानी जिंदाबाद। कोटद्वार विधानसभा के वार्ड संख्या 38 झंडी चौड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रेरणा सम्मान समारोह और गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने किया। अतिथियों ने अम्बेडकर पार्क में स्थापित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 30 महिला और पुरुषों को सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनके आदर्शों पर चलकर देश एकजुट होकर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। वे महान नेता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और उत्कृष्ट कानूनविद थे। दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए उनके योगदान और शिक्षा को सर्वोपरि रखने के उनके विचारों को उन्होंने उपस्थित जनसमूहों के साथ साझा किया। देखा होगा स्वतंत्रता सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तत्वाधान में ये हुआ है। हम जोन 1 के हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ ओम बिरला
जी को और खासकर स्पीकर महाना जी को, जिन्होंने 3 विधायक हमारे लिए यहाँ पर भेजा गया था। मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, अग्रवाल जी का, वर्मा जी का, धनाजी जी का, कि वो पहुंचे और यहाँ की उन्होंने जो हमारा मंच है उसकी शोभा बढ़ाई। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा था कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, उनकी जो सोच है, जो विचार है और जो वो हमारे लिए 1950 के दशक में जो वो करके गए हैं, जो वो हमें बता के गए हैं, उनको दोबारा से यहाँ पर रखा जाए और वो प्रेरणा स्रोत तो रहे हैं, लेकिन जनता तक बताया जाए कि उन्होंने उस वक्त जो किया था वो आज धीरे धीरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। एक छोटा सा प्रयास था जहाँ मैंने सम्मानित भी किया उन लोगों को मंच देने की प्रयास किया जिन्होंने बहुत कठिनाई सहन करते हुए शिक्षा को माध्यम बनाते हुए अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया है और समाज को भी विकसित करने का जबरदस्त प्रयास किया है। तो उनको भी मैंने यहाँ पर सम्मानित किया और मैं फिर एक बार अपने सारे विधायकों का, खासकर खजान दास जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, शक्तिलाल शाह जी का, पोरी जी का जो बीमार है लेकिन वो पहुंचे इस कार्यक्रम के लिए, उनका कमिटमेंट दिखता है। दूर दूर से आते हैं सभी विधायक, दूर से आए हैं, बरेली से आए हैं, अमरोहा से आए हैं और कमिटमेंट होता है जब आपको पता है कि इस तरह का सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए आप पहुंच रहे हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ तक पहुंचे और इस कार्यक्रम में शामिल। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ये है उत्तराखंड, जहां पर्वतों की ऊंचाई जितनी प्रेरणादायक है, वहीं यहां के लोगों के सपनों में भी ऊर्जा की चमक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर सूर्य की रोशनी से ऊर्जा का सपना अब धरातल पर आकार ले चुका है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन UPCL ने इस संकल्प को जीवन में बदल दिया है। मार्च 2027 तक 40,000 सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य था, पर मेहनत, तकनीक और जनता के साथ मिलकर अगस्त 2025 में ही इसे पार कर लिया गया। आज 42,000 से ज्यादा सोलर संयंत्र प्रदेश में स्थापित हैं, जो 156 मेगावाट से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये हर घर में उजाला लाने की कहानी है। ये पर्यावरण की रक्षा का संकल्प है। ये आत्मनिर्भर उत्तराखंड का नया अध्याय है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया गया लक्ष्य UPCL ने अपनी प्रतिबद्धता और लोगों की सहभागिता से समय से पहले पूरा कर दिखाया। अब छतें सिर्फ आश्रय नहीं, ऊर्जा का स्रोत है। जब सरकार, समाज और तकनीक साथ आए तो असंभव भी संभव हो जाता है। छोटे उद्योग अब बिना बाधा चल रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई में रोशनी आई है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड के गांवों में ऊर्जा की ये किरण विकास का रास्ता दिखा रही है। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को हरित ऊर्जा में देश का अग्रणी राज्य बनाना। आइए हम सब मिलकर इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। सूरज की किरणों से अपने घर रोशन करें, हर छत को ऊर्जा का स्रोत बनाएं। ये यात्रा उजाले की है, ये यात्रा आत्मनिर्भरता की है, ये यात्रा उत्तराखंड की है। उत्तराखंड स्वच्छ ऊर्जा की राह पर आत्मनिर्भर भविष्य की ओर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी और डीएम नीतिका खंडेलवाल के नेतृत्व में जनपद टिहरी में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। जिला अस्पताल बोराड़ी का आयुष आयुर्वेदिक विंग आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद और योग के उत्कृष्ट संगम का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आयुष डॉक्टर सिद्धि मिश्रा ने बताया कि आयुर्वेदिक उपचार जैसे शिरोधारा, जानुअस्थि, नस्य, नेत्र तर्पण, उपना स्वेद, जलौक चिकित्सा, उद्वर्तन और मात्रावस्थी आदि थेरेपी मरीजों के तनाव, माइग्रेन, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में लाभकारी साबित हो रही है। साथ ही ईसीजी जैसी आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपचार को सुरक्षित और वैज्ञानिक बनाती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धि मिश्रा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी आयुष विंग जिला चिकित्सालय में पोस्टेड हूँ। हम यहाँ पे आयुष विंग में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं इस विषय में मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो आयुर्वेदिक कंसल्टेशन होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग इवनिंग में 1 घंटे का योगा सेशन करते हैं जो कि पूरी टिहरी की जनता के लिए मुफ्त होता है, विच इज फ्रॉम 5 to 6 PM इन द इवनिंग। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर पंचकर्म की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर स्नेहन, नाड़ी स्वेद, पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती चिकित्सा है, या आपका जो भी पंचकर्म की और भी सुविधाएं होती हैं, कटी बस्ती, नाड़ी बस्ती, बालुका स्वेद, इस तरीके की सारी चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जलौका द्वारा भी उपचार होता है, अग्निकर्म होता है, छारसूत्र चिकित्सा होती है, ये सारी चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर होती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ईसीजी की सुविधा भी अभी रिसेंटली ऐड हुई है, तो वो भी यहाँ पर हमारे यहाँ होती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ मर्म चिकित्सा भी रेगुलर बेसिस पे की जाती है। तो ये सारी चिकित्सा सुविधाएं ये टिहरी की जनता के लिए, जनमानस के लिए यहाँ पर उपलब्ध है आयुष विंग बोराड़ी में, जो कि जिला चिकित्सालय के 1st फ्लोर पर है। तो आप लोग सब आए और इन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं। नमस्कार। जिला कलेक्टर के वीसी कक्ष में डीएम नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की टिहरी बांध जलाशय की वहन क्षमता और सुरक्षित जल क्रीड़ा गतिविधियों के विकास की संभावनाएं विषय पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि बोट यूनियन के सभी संचालक निर्धारित जोन में ही बोट संचालन का पालन करें, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना न रहे। उन्होंने ये भी अवगत कराया कि टेंट सिटी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया, जिससे टिहरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बैठक के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा के मैनेजर रणजीत सिंह ने वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, फिजिबिलिटी स्टडी, रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी ऑडिट और अकादमिक कोर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संस्थान के वाटर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर समीर ने बताया कि देश में ये पहला सर्वे टिहरी में किया जा रहा है। इस सर्वे में ये अध्ययन किया गया है कि कितनी बोटें किस क्षेत्र में सुरक्षित रूप से संचालित हो सकती हैं। इसके लिए टिहरी जलाशय को 5 जोन में चिन्हित किया गया है। सर्वे को 2 चरणों हाई वाटर लेवल और लो वाटर लेवल में पूरा किया गया है। टीम ने अपने मुख्य अवलोकन भी साझा किए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक की खबर तक पहुंचा, जहां पर सचिवालय में सीएम धामी की बैठक, जड़ी बूटी सलाहकार समिति की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। गांवों में क्लस्टर बनाकर हर्बल क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से करे कार्य। हर्बल और जड़ी बूटी सेक्टर में नवाचार, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर दे जोर। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हर्बल और औषधीय उत्पादों के संवर्धन और प्रोत्साहन पर दें ध्यान। जड़ी बूटी और एरोमा सेक्टर में अग्रणी 2 राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का करें अध्ययन करने के लिए राज्य से विशेषज्ञों की टीम भेजें। उत्तराखंड में भी नवाचारों को किया जा सके लागू। जड़ी बूटी क्षेत्र में टर्नओवर बढ़ाने के लिए अनुसंधान, नवाचार, उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग पर समन्वित रूप से करे कार्य। हिमालय क्षेत्र प्राकृतिक हर्बल संपदा का केंद्र कहना सिंह धामी का। राज्य में इसके अपार संभावनाएं। हर्बल इकोनॉमी को विकसित करना सरकार की प्राथमिकता। किसानों के उत्पादों का मिले अधिकतम लाभ। स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिकी से जोड़ने की दिशा में करे ठोस प्रयास। हर्बल उत्पादों की वैल्यू एडिशन, प्रसंस्करण और प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय का लिए सहयोग। भालू सहित अन्य जंगली जीवों से जनजीवन और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले क्षेत्रों में कृषि और वन विभाग की संयुक्त टीमें भेजें। लोगों को सुरक्षा उपायों और फसल संरक्षण के लिए दी जानकारी।
नैनीताल के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में समान नागरिक संहिता पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बताते हुए कार्यशाला में इस कानून के महत्व और प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने किया। इसमें बताया गया कि यूसीसी लागू होने के बाद सभी लोगों के पारिवारिक और निजी मामलों जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने के लिए एक ही कानून लागू होगा। यूसीसी के महत्व को समझाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया, जिसने उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यशाला में स्वस्थ बेटी उज्जवल भविष्य कार्यक्रम के तहत छात्राओं के स्वास्थ्य और भविष्य पर भी चर्चा की गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर रेणु मारतोलिया और नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग प्रदान की और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन बाल विवाह के विरुद्ध एक शपथ दिलाने के साथ हुआ, जिसमें छात्राओं को इस सामाजिक बुराई के खिलाफ खड़े होने का संकल्प दिलाया गया। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की अगुवाई में खनन, राजस्व, वन एवं सिंचाई महकमे के अधिकारियों के साथ 5 गेटों का स्थलीय निरीक्षण किया। वर्तमान में 5 गेटों से नदी से खनन निकासी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अपर जिलाधिकारी ने निकासी गेटों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निकासी गेटों पर वन विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने खनन में लगे वाहन स्वामियों से कहा कि अधिक से अधिक संख्या में नियमानुसार खनन का कार्य करें। इसके साथ ही अपर जिलाधिकारी ने नंधौर नदी में सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे बाढ़ सुरक्षा के कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम रुड़की प्रशासन की टीम ने शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई ने रुड़की में अतिक्रमण हटाओ अभियान को एक बार फिर से तेज कर दिया है, जिसमें नगर निगम की पूरी टीम भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद दिखाई दी। अतिक्रमण हटाओ अभियान मुख्य रूप से शिवाजी महाराज चौक से शुरू हुआ और रेलवे स्टेशन होते हुए मालवीय चौक से गणेश पुल तक चलाया गया। इन व्यस्त मार्गों पर अवैध रूप से कब्जा की गई जगहों और दुकानों के बाहर फैले सामानों पर कार्रवाई की गई। अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान अवैध कब्जा हटाने के साथ साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए। नगर निगम ने स्पष्ट संकेत दिए कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने एक विशेष बैठक का आयोजन कर क्षेत्र के निवासियों से सीनियर सिटीजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने घरों में वृद्ध व्यक्तियों को अकेला न रहने दें। कोतवाली पुलिस ने लोगों से आग्रह किया कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसे वरिष्ठ नागरिक दिखाई देते हैं तो अकेले रह रहे हैं तो उनकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। मीटिंग के माध्यम से मंगलौर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उन नागरिकों से बाहर रहते हैं कि वे किसी भी माध्यम से कोतवाली तक ये सूचना जरूर पहुंचाए कि उनके घर पर वरिष्ठ नागरिक अकेले निवास करते हैं। ये कदम उनकी सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति के त्वरित सहायता के लिए उठाया गया है। पुलिस ने इस बैठक में उपस्थित सीनियर सिटीजन्स को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, जिससे वे मंगलौर कोतवाली पुलिस ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के निवासियों से सीनियर सिटीजनों की सुरक्षा सुनिश्चित, अपने घरों में वृद्ध व्यक्तियों को अकेला न रहने दें। साथ ही कोतवाली पुलिस ने लोगों से भी आग्रह किया कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसे वरिष्ठ नागरिक दिखाई देते हैं जो अकेले रहते हैं तो उनकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। मीटिंग के माध्यम से मंगलौर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उन नागरिकों से भी अपील की गई जिनके परिजन बाहर रहते हैं कि वे किसी भी माध्यम से कोतवाली तक ये सूचना जरूर पहुंचाए कि उनके घर पर वरिष्ठ नागरिक अकेले निवास करते हैं। ये कदम उनकी सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता के लिए उठाया गया है। पुलिस ने इस बैठक में उपस्थित सीनियर सिटीजन्स को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। मंगलौर में सीनियर सिटीजन्स की एक जो मीटिंग गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें एसएचओ मंगलौर और बाकी जो हमारा स्टाफ है वो मौजूद रहा। साथ ही साथ एक संवाद गोष्ठी उसमें की गई, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को उनके हकों के बारे में बताया गया, जो कानून हमारे जो सीनियर सिटीजन की भलाई के लिए हैं उनके बारे में उनको जागरूक किया गया। साथ ही साथ जो अकेले लोग रह रहे हैं उनको ये बताया गया कि जो अपने आसपास के चेतक के लोग हैं उनके साथ राब्ता रखें और लगातार
अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, उनके अगर कोई घरेलू नौकर है इस तरह का जिसके सत्यापन नहीं हुआ है या कोई और अन्य समस्या आती है, तो सीनियर सिटीजन जो है डायरेक्ट हमसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस संबंध में जो कानून है या जो हमारे उच्च अधिकारीगणों से भी है इस बारे में निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सीनियर सिटीजन को लेकर जो एक संवेदनशील अप्रोच है वो पुलिस हमेशा रखे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।